SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Students, please note we at SPMIS Academy are starting a new foundation course for APSC and UPSC from upcoming 7th April. Interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about electoral bonds scheme, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view, especially from the sub-segment Representation of Peoples Act 1951. ये जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये हमारे सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन्ड है और इससे कई दफ़ा पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले ब्रीफली समझना होगा हमें द प्रॉब्लम्स विथ इलेक्शन फंडिंग इन इंडिया। तो पहले अर्लियर मोस्ट ऑफ द फंडिंग वाज डन इन फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी, एक बात तो आपको पता होगी कि ब्लैक मनी का डेफिनेशन क्या होता है, पहले ब्रीफली वो समझ लेते हैं। देखिए, काला धन या ब्लैक मनी वो है जिसको कमाने का आपने उस पर कमाने के बाद टैक्स नहीं भरा तो वो काला धन हो गया, या तो फिर आपने किसी इलीगल काम को करके, ऐसा काम जो अलाउड नहीं है, कानूनी नहीं है, वो काम करके आपने जो पैसा कमाया है वो काला धन हो गया। तो दो तरीके से ब्लैक मनी जनरेट होती है और ब्लैक मनी ज़्यादातर कैश में जनरेट होती है, क्योंकि अगर आप बैंक के अकाउंट में पैसा रखेंगे तो आपको फिर साल के अंत में IT रिटर्न फाइल करना होगा, बताना होगा सरकार को कि ये बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ से आया। इनफैक्ट बैंक में पैसा जमा करते टाइम में भी आपको बताना पड़ता है अगर ज़्यादा अमाउंट है तो कि ये पैसा कहाँ से आया। तो अकाउंट में डिजिटल फॉर्मेट में ब्लैक मनी का रखना थोड़ा मुश्किल है। इस कारण से ज़्यादातर जो ब्लैक मनी होता है वो कैश फॉर्म में होता है। और पहले होता क्या था कि इलेक्शन के टाइम में बहुत सारा कैश फंडिंग होता था पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अलग अलग जो कॉरपोरेट्स होते हैं या जो रिच लोग होते हैं उनके पास काला धन भी होता है, बहुत सारे लोगों के पास काला धन इन द फॉर्म ऑफ कैश। उस कैश का इस्तेमाल ये लोग करते थे अपने मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने के लिए, जिनकी आइडियोलॉजी इनसे मिलती है या फिर जिनसे इनको आगे फ्यूचर में काम कराना हो, जिसको हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहते हैं। तो अब ये मुद्दा ये है कि ब्लैक मनी का यूज इन इलेक्शन फंडिंग वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन इन इंडिया। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इसको लिमिट करने के लिए भारत सरकार ने दो स्टेप्स लिए। पहला स्टेप लिया कि कैश डोनेशन हैज़ बीन लिमिटेड टू ₹2000 एट ए टाइम। तो अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करनी है तो आप उसको एक बार में बस ₹2000 की फंडिंग कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश। उससे ज़्यादा अमाउंट आप एक बार में कैश में फंडिंग नहीं कर सकते। इसका भी तरीका लोगों ने निकाला है, 2-2 हज़ार करके बहुत बार वो फंडिंग कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह का लिमिटेशन तो लग ही गया, क्योंकि अब आपको मान लीजिए 2000 करोड़ अगर आपको फंडिंग करनी है तो आपको करोड़ बार ट्रांजैक्शन करने होंगे, क्योंकि 2000 से ज़्यादा आप एक बार में ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस लगाए हैं कि एक बार में कैश डोनेशन आप ₹2000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन आप जितनी दफ़ा चाहें उतनी बार दे सकते हैं एक ही पार्टी को। तो अगर आपको ₹10,000 देने तो आप 5 बार कर करके 2-2 हज़ार रुपये दे करके दे सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक तो इससे लिमिटेशंस लगेंगे ही। दूसरा तरीका जो भारत सरकार ने अपनाया in order to curb use of black money was introduction of electoral bond scheme। तो समझते हैं electoral bond scheme है क्या। It was introduced in 2018। in fact 2017 में ही एक फाइनेंस बिल पास करके electoral bonds को इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। फिर भारत सरकार ने इसको नोटिफाई किया in 2018, इन जनवरी 2018। उसके बाद से electoral bonds नोटिफाई हो गए हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या वो समझते हैं। अंडर इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ऑफ 2018, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड इज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक जरिया है, आप डायरेक्ट कैश ना दे करके आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आप चाहे जितने का भी आपको खरीदना चाहें एक बार में आप जाकर के बैंक से खरीद सकते हैं। मान लीजिए ₹1000 का, ₹10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट आप जाकर के बैंक में उतना पैसा दें और उसके बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड लें और जाकर के अपने मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे दें और आपकी पॉलिटिकल पार्टी जाकर के उस बैंक से वो इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करके पैसा रिटर्न में ले लेगी। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं ताकि पहला
कैश डोनेशन को 2000 तक लिमिट कर दिया गया और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ला करके एक्सेसिव यूज ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शन को कर्ब करने की कोशिश की गई है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे काम करता है एग्जैक्टली वो समझते हैं। मान लीजिए एक डोनर है, इनको पैसा देना है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, इनको मान लीजिए मोदी जी पसंद हैं तो इनको मोदी जी को की पार्टी को, बीजेपी को पैसा फंडिंग करना है। इंडिया में अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को अच्छे से समझिए कि आपकी जो भी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी है आप उसकी फंडिंग कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दिस। तो ये क्या करेंगे, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स से कैसे फंडिंग कर सकते हैं। कैश में अगर देना तो एक बार में बस 2000 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अगर उससे ज़्यादा देना है एक बार में तो फिर ये जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मान लो इनको 1 लाख की फंडिंग करनी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपये जमा कराएंगे, या इनके अकाउंट में पहले से 1 लाख रुपये हैं मान लो, तो उसके बदले में इनको इलेक्टोरल बॉन्ड 1 लाख रुपए के मिलेंगे और ये इलेक्टोरल बॉन्ड फिर ये पार्टी को दे देंगे और ये पार्टी फिर जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और जाकर के ये पैसा जमा कराएगी और उसके बदले में उनको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि चूँकि बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसमें फिर ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि बैंक में अगर आप जैसे ही पैसा डालेंगे बैंक के थ्रू आप करेंगे तो मतलब आप कैश के फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। बैंक में जब आप पैसा डालेंगे तो साल के अंत में आपको आईटी रिटर्न में बताना होगा कि ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया कैसे। तो इस तरीके से ब्लैक मनी का बहुत हद तक यूज इन इलेक्शन फंडिंग कर्ब किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ प्रोसीजरल डिटेल्स देख लेते हैं, हो सकता है पीटी में हमसे पूछ ले। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेली ऐसी बैंक है दैट इज ऑथोराइज टू इशू एंड इन कैश दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे सकती है और बाद में ये पार्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाकर के इन कैश कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, किसी और बैंक से नहीं। सरकार के यही नियम है। And these bonds are redeemable in a designated account of a registered political party। मतलब कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक अकाउंट नंबर होगा, एक डेजिग्नेटेड अकाउंट नंबर होगा जो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव करता है। और उस पार्टी को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है तो वो पार्टी जब इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करेगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड का उसी डेजिग्नेटेड अकाउंट में आएगा। तो हर पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टी है अंडर दिस सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और तो पहले तो रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके साथ ही साथ उस पार्टी को कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए इन लास्ट लोकसभा इलेक्शन और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। अगर उसको 1% वोट मिला है तो वो फिर जा करके इलेक्शन कमीशन से वेरीफाई करा के एक अपना अकाउंट ले सकती है। उस अकाउंट में फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग ले सकती है दैट पॉलिटिकल पार्टी। सो एज आई टोल्ड यू इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांजेक्शंस कैन बी मेड ओनली वाया दैट अकाउंट। ऐसा नहीं है कि लोग अपना पर्सनल अकाउंट देने लगेंगे कि भाई इस अकाउंट में डाल देना, ऐसा नहीं होता है। हर पार्टी का अपना एक अकाउंट है जो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव करके वेरीफाई करके देता है, उसी में उसका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का जाएगा। कौन कौन लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं वो भी देखते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे देश का कोई भी इंसान खरीद सकता है, आप हम कोई भी खरीद सकते हैं बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, या कोई हमारे देश की कंपनी स्टैब्लिशमेंट्स इनकॉर्पोरेशंस या कुछ भी कोई भी खरीद सकता है। विदेशी कंपनियां विदेशी लोग नहीं खरीद सकते। और कब कब ये इन जनरल अवेलेबल होता है तो जनवरी महीने के स्टार्टिंग के 10 दिन, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने के, इन 4 महीने के स्टार्टिंग के 10 दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं खरीदने के लिए इन जनरल। लेकिन सरकार नोटिफाई करके कभी बीच में भी इसको अवेलेबल करा सकती है, बट इन जनरल इन 4 महीनों में स्टार्टिंग के 10 दिन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये अवेलेबल होते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो जिस भी पार्टी को ये फंडिंग मिली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू उसको 15 दिन के अंदर विदिन 15 डेज उसको रिडीम कराना है, मतलब इन कैश कराना है। तो आज अगर आपको आपकी पार्टी को मान लीजिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिला 1 करोड़ रुपए का, तो आने वाले 15 दिनों के अंदर आप जाकर के बैंक में जमा करेंगे और आपको पैसा ले लेना, अदरवाइज दैट इलेक्टोरल बॉन्ड विल लैप्स। तो ये भी बात याद रखना फ्रॉम पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब करंट न्यूज़ क्या है, करंट प्रॉब्लम क्या है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया गया है अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ऑफ 2018। ये पिटीशन फाइल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एक एनजीओ है जो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के डायरेक्शन में काम करती है। इसने जो पिटीशन फाइल किया है अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, उसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात रेज की है और वो है मेंटेनिंग एनोनिमिटी इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स। मतलब ये है क्या, समझिए एनोनिमिटी कैसे मेंटेन की जाती है। द वोटर्स विल नॉट नो विच इंडिविजुअल और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फंडेड विच पार्टी एंड टू व्हाट एक्सटेंट। मतलब
एक कोई पार्टी है बीजेपी, दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनको कौन कौन से लोगों ने कितना फंडिंग दिया है, कौन से कंपनी ने, कौन से इंडिविजुअल ने कितना पैसा दिया है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये हमें और आपको पता नहीं चल सकता, ये हमें नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। आम आदमी को ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि इस पार्टी को कहाँ कहाँ से फंडिंग मिला है। दूसरे तरीके से कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम पे राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक इशू है। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, इसका ऐसा कहना है, इसने जिस ग्राउंड पे ये पिटीशन फाइल किया है कि लोगों को जानने का अधिकार है कि कौन से पार्टी को कहाँ कहाँ से फंडिंग मिली है, किन किन लोगों ने उसको फंडिंग दी है। इस ग्राउंड पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस फाइल किया है। उन्होंने एक ये भी आर्ग्यूमेंट दिया है कि लोगों का फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जजमेंट में 2002 के जजमेंट में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यही ऑर्गेनाइजेशन थी 2002 के अंदर भी, जिसने 2002 में भारत सरकार पे केस किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2002 के जजमेंट में कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, आपको तो पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स राइट टू इंफॉर्मेशन, बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट फॉर्म योर ओपिनियन, एंड विदाउट ओपिनियन यू कैन नॉट प्रैक्टिस योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई आपको कुछ पता होगा, कुछ जानते होंगे, तब तो आप अपना ओपिनियन बताएंगे, तब तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आप अपना इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस कारण से राइट टू इन्फॉर्मेशन को एसेंशियल माना गया है, इसको माना गया है एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी कारण से एक डिबेट उठ जाती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है या बस एक लीगल या स्टैट्यूटरी राइट है। ये एक डिबेट उठ जाती है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया, उसके हिसाब से राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2002 के जजमेंट में कह रखा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी मच इनहेरेंट पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से लोग आर्ग्यू करते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस के अंदर ही राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये बातें हैं, थोड़ी डिबेटेबल हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए यूपीएससी में सवाल आ जाता है या एपीएससी में सवाल आ जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज और ऑप्शन आपको दे देते हैं लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, तो आप मारेंगे, आप टिक करेंगे फंडामेंटल राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। तो मेरे हिसाब से ये है, लेकिन ऑफ कोर्स अलग अलग लोग अलग अलग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो अब ये बोला जा रहा है कि अब फिर से वापस इस मुद्दे पे आइए कि लोगों को जानने का हक है कि किस पार्टी को कहाँ से फंडिंग मिली है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, और हमारी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के अंतर्गत कहाँ कहाँ से फंडिंग आई है वो पार्टीज हमें नहीं बताती हैं तब। तो अब इस पे जरा समझते हैं कि आखिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का क्या ओपिनियन है। अभी ये मुद्दा तो देखिए कोर्ट के अंदर है, अभी कोर्ट का इस पे फैसला आया नहीं है, लेकिन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उनका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग ब्रिंगिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन। उनका ऐसा मानना है कि अगर जो डोनर है, जो पैसा फंडिंग कर रहा है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी गई तो पूरा का पूरा जो पर्पस है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का, वो पर्पस से डिफीट हो जाएगा, उसके राइट्स कहीं ना कहीं वायलेट हो जाएंगे, और लोगों को पता चल जाएगा, पार्टीज़ को पता चल जाएगा कि अच्छा इस आदमी ने उसको फंडिंग की थी, और अगर मान लीजिए कि वो सरकार, वो जिस पार्टी को उसने फंडिंग की थी वो पार्टी जीत ना पाए, तो फिर उसको उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी उसके ऊपर पड़ सकता है। मान लीजिए कोई एक इंसान है ए, उसने आम आदमी पार्टी को फंडिंग कर दी और जीत गई मान लीजिए बीजेपी, तो फिर अगर सबको पता चल जाएगा, ऐसा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने आर्गूमेंट दिया है, तो फिर बीजेपी जीतने के बाद हो सकता है कि उस पार्टी, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडिविजुअल का अगेंस्ट कुछ नेगेटिव एक्शंस हो जाएं, मान लीजिए इस तरह का आर्गूमेंट दिया है इन्होंने। लेकिन इस आर्गूमेंट में एक फ्लॉ भी है जो इसी आर्टिकल में दिया है कि देखिए ये जो एनोनिमिटी का कंडीशन है ये आम आदमी के ऊपर एप्लीकेबल है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन जो सरकार है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो जो मौजूदा सरकार है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सरकार है, वो जब चाहें तब वो पता कर सकते हैं कि कौन कौन से पार्टी को कहाँ कहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग आई है। तो ये एक तरीके का एडवांटेज है
दोज हु आर इन द गवर्नमेंट, कि उनको पहले ही पता लग जाता है कि कौन कौन से पार्टीज़ को कहाँ कहाँ से फंडिंग आई। इस कारण से अब जो कॉरपोरेट्स हैं वो दूसरे पार्टीज़ को फंडिंग करने में घबराते हैं, क्योंकि उनको पहले ही पता लग जाएगा कि अच्छा तुमने, सरकार को पहले ही पता चल जाएगा कि अच्छा तुमने उस पार्टी को फंडिंग की है। तो ये एक अपर हैंड है, एडवांटेज है रूलिंग पार्टी को, गवर्नमेंट को, जो मैटर ऑफ कंसर्न है। अभी देखिए बॉन्ड, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है, इस पे जो 3-4 डिबेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, जिस पे भारत सरकार ने जवाब भी दिया है। तो सबसे पहला जवाब है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनोनिमिटी ऑफ बायर्स, कि भाई जो लोग भी इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम खरीद रहे हैं उनकी एनोनिमिटी का क्या। तो स्कीम प्रोवाइड्स कंप्लीट एनोनिमिटी, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। कॉर्पोरेट हाउसेस कैन ऑल्सो फाइनेंस, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस भी फाइनेंस कर सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कीम को, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स या फॉरेन इंडिविजुअल्स कैन नॉट। ये बस हमारे देश के ही कॉर्पोरेट्स या हमारे देश के इंडिविजुअल्स ही फाइनेंस कर सकते हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कीम है वो आपस में ट्रेडेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम खरीद के बीजेपी को दिया और बीजेपी वाले जाकर के उसको कांग्रेस को बेच दें या किसी और को बेच दें, दैट्स नॉन ट्रेडेबल। मैं इससे एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए देता हूँ टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। सो इट इज़ नॉट ट्रेडेबल, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर नॉट ट्रेडेबल। याद ध्यान रखना, प्रीलिम्स में इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन based on this particular topic. The next article is taken from international segment. It is about Prime Minister Modi, who is recently visiting Bangladesh. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, और कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ ऑन विजिट ऑफ बांग्लादेश। इस विजिट का पर्पस क्या है? तो बांग्लादेश लिबरेशन के, या बांग्लादेश एक देश बने हुए 50 साल पूरे हो गए हैं, एंड बांग्लादेश इज नाउ सेलिब्रेटिंग इट्स 50th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल डे। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी को चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया है, और चीफ गेस्ट के तरह इनवाइट करने के पीछे कारण भी है। ये बात आप सब भली बात ही जानते हैं कि इंडिया प्लेड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। हमारे ही तो देश के फोर्सेस गए हैं जिन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट कराया है। तो इसी कारण से जब 50 साल बांग्लादेश के पूरे हुए हैं, तो बांग्लादेश ने हमारे देश के प्रधानमंत्री, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स को इन्वाइट किया है इन इट्स नेशनल डे सेलिब्रेशन एज चीफ गेस्ट। एक पॉइंट याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत पुराने टेम्पल को विजिट किया। इस टेम्पल का नाम है जेसोरेश्वरी काली टेम्पल। दिस टेम्पल इज इन बांग्लादेश इन इट्स सतखीरा डिस्ट्रिक्ट। कम से कम ये याद रखना, जेसोरेश्वरी काली टेम्पल। हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले कि ये जो जेसोरेश्वरी काली टेम्पल है ये कौन से देश में है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसा कुछ ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया है तो ये न्यूज़ में है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। जेसोरेश्वरी काली टेम्पल, इट इज इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के 50 साल पूरे हो गए, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इससे हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे अपनी बहुत ही प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन डिप्लोमेसी को एग्जिबिट किया। तो देखिए बांग्लादेश का बैकग्राउंड तो आप जानते ही हैं। पहले ये जो बांग्लादेश है दैट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दिस पार्ट वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, दिस पार्ट वाज नोन एज वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वैसे तो ये इस्लामिक लोग हैं, और वेस्ट पाकिस्तान वाले भी इस्लामिक थे, इसी के लिए तो ये कंट्री बना था पाकिस्तान। लेकिन इनके बीच में कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। दीज पीपल वेर पंजाबी स्पीकिंग पीपल, सिंधी स्पीकिंग पीपल, इस साइड में वेस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग, जबकि ईस्ट पाकिस्तान वाले बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम थे, जबकि ये पंजाबी एंड सिंधी स्पीकिंग मुस्लिम थे। तो मतलब कल्चरल बहुत डिफरेंस था। इनफैक्ट अगर इनके कल्चर की बात की जाए तो दैट कल्चर इज़ मोर सिमिलर टू द पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल और इवन इन आसाम एरिया। तो इनकी कल्चरल सिमिलैरिटी इस एरिया से मिलती जुलती है, जबकि इनकी कल्चरल सिमिलैरिटी ईस्ट पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं मिलती थी। उसके अलावा बीच में इतना बड़ा देश इंडिया, तो इनको वैसे भी सस्टेन कर पाना एज यूनाइटेड कंट्री काफ़ी डिफ़िकल्ट था। हुआ क्या कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, यहीं पे के जो लीडर्स थे दे वर मोर इन्फ्लुएंशियल, और जो भी तमाम प्रधानमंत्री या मिलिट्री चीफ वगैरह जो भी थे वो वेस्ट पाकिस्तान से ही, यानी कि पंजाबी स्पीकिंग या सिंधी स्पीकिंग लोगों में से ही आते थे। और इस एरिया के डेवलपमेंट पे इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया टिल 1971। और यही कारण है कि इस एरिया के लोगों ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फिर एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, लिबरेशन मूवमेंट।
कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें अलग देश बना दो। ये लिबरेशन मूवमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई, मुक्ति वाहिनी, आपने नाम सुन रखा होगा, पहले भी मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर रखा है। इस मूवमेंट को, इस मुक्ति वाहिनी मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी भेजी और एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्च लाइट। दिस ऑपरेशन स्टार्टेड ऑन 25 मार्च 1971। जब ये आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्च लाइट, तमाम प्रोटेस्टर्स को पीटा गया, सिविलियंस को हरास किया गया। तो इस कारण से हुआ कि तमाम सिविलियंस लोग जो हैं, जो नॉर्मल लोग भी थे, जो प्रोटेस्टर्स का हिस्सा नहीं भी थे, वो लोग भी आर्मी के सीवियर क्रैकडाउन को अवॉइड करने के लिए दे क्रॉस द बॉर्डर इलीगली एंड दे इलीगली इंटर इनटू इंडियन स्टेट्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल मोस्टली। बाकी तो बिहार वगैरह में भी गए, लेकिन मोस्टली दे एंटर इनटू वेस्ट बंगाल एंड असम एज एन इलीगल इमिग्रेंट। और यही कारण है कि 25 मार्च 1971 का कट ऑफ डेट रखा गया कि जो इससे पहले आया है उसको, उसका नाम एनआरसी में अपडेट कर दो, लेकिन इसके बाद जो आया उसका नाम अपडेट मत करो, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से इंटर कर गए थे इंडिया के आसाम स्टेट में और वेस्ट बंगाल स्टेट में बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन सर्च लाइट। तो फिर हुआ क्या, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर इंटर कर गए इलीगली, और इंडिया के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेस आने लगा। हमारे यहाँ के जो बॉर्डर स्टेट्स थे उनके यहाँ पे सिचुएशंस काफ़ी ख़राब होने लगी, और फिर इंदिरा गांधी जी ने प्लान बनाया कि इस रिफ्यूजी क्राइसिस को ख़त्म करना होगा, इंडियन आर्मी को पाकिस्तान के अंदर इंटर करना होगा और कुछ ना कुछ डिसिसिव एक्शन लेना होगा। इस तरह से तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, अदरवाइज तो रिफ्यूजीज आते ही रहेंगे। तो इस कारण से फिर हमने प्लान बनाया कि अब कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, वी विल टेक सम प्रोएक्टिव स्टेप विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इंडिया के लिए बहुत चैलेंजेस भी थे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान था इसको अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था उस टाइम में, बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ यूएस ब्लॉक एट द टाइम, क्योंकि ये वक्त था कोल्ड वॉर का और यूएस ब्लॉक को ये ज्वाइन कर चुका था, बगदाद पैक्ट। इस कारण से अमेरिका भी इसको सपोर्ट कर रहा था और चाइना भी इसको सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। इस कारण से इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और यहाँ पर फिर इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत ही प्रोएक्टिव फाइन डिप्लोमेसी का एग्जीबिशन किया, जब उन्होंने अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका के थ्रेट को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, इंडिया एंड यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1971। उसके अलावा तो एक उससे हुआ क्या कि अमेरिका को बहुत हद तक उसके थ्रेट को नलीफाई किया जा सका, क्योंकि अमेरिका की 9th फ्लीट इस एरिया में, बे ऑफ बंगाल एरिया में लगातार घूम रही थी इंडिया को थ्रेटन करने के लिए कि अगर तुम बांग्लादेश में घुसे, जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, तो अगर तुम यहाँ घुसे तो हम इस 9th फ्लीट से अटैक कर देंगे। तो हुआ क्या कि रसिया ने भी अपनी 9th फ्लीट बे ऑफ बंगाल एरिया में भेज दिया यूएसएसआर ने, तो यूएस के इस थ्रेट को नलीफाई किया गया, 9th फ्लीट के थ्रेट को। उसके अलावा इंडिया ने काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके से यूरोपियन कंट्रीज से बात की, खासकर देखिए हमें तो पता है, आपको मैं बता चुका हूँ कि इंडिया हैज़ बीन पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ और इंडिया और यूके काफ़ी अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो हमने यूके की काफ़ी मदद ली, ब्रिटेन के थ्रू कन्विंस कराया है यूएस को कि हमारे इस इंटरनल मैटर में यूएस इंटरफेयर ना करे, क्योंकि ये हमारे लिए एक सीवियर या ग्रेव इशूज़ बन चुका है। इतने सारे रिफ्यूजीज़ के कारण हमारा पूरा का पूरा जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे बहुत सारे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेशर्स आ रहे हैं। तो मतलब यूके की मदद से हमने कुछ हद तक यूएस के थ्रेट को नलीफाई किया, यूएसएसआर के साथ हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके यूएस के थ्रेट को नलीफाई किया, और चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए भी हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए। तो देखिए चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो रसिया के साथ हम फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर चुके थे, तो रसिया को हमने कहा कि वो चाइना और रसिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे अपने सोल्जर्स बढ़ा दे, थोड़ी सी क्रॉस फायरिंग भी कर दे। तो जब रसिया ने अपने सोल्जर्स बढ़ा दिए चाइना रसिया बॉर्डर पर और क्रॉस फायरिंग भी कर दी रसिया ने, तो फिर मजबूरन चाइना को अपने कुछ सोल्जर्स जो इंडियन बॉर्डर्स पे लगे थे उनको इस एरिया में भेजना पड़ा। तो इस एरिया में चाइनीज़ सोल्जर्स थोड़े कम हुए, क्योंकि कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स यहाँ पे रशियन बॉर्डर पे मोबिलाइज हो गए। उसके अलावा हमारी सरकार ने दिसंबर तक वेट किया। दिसंबर तक वेट इसलिए किया क्योंकि वैसे हमने फैसला कर लिया था जून 1971 में ही कि हमारी सेना इंटर करेगी, इंडियन आर्मी विल इंटर इनटू ईस्ट पाकिस्तान एंड टेक सम फाइनल स्टेप। लेकिन हमने दिसंबर तक वेट किया, क्योंकि दिसंबर के आसपास होता क्या है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, स्नोफॉल, एंड बिकॉज ऑफ स्नोफॉल कनेक्टिविटी इज completely broken, and in such scenario it's almost impossible for Chinese soldiers to cross Arunachal Pradesh area and enter into Bangladesh। तो एक तो हमने चाइनीज सोल्जर्स को मोबिलाइज करा दिया कुछ इस बॉर्डर पे। उसके अलावा स्नोफॉल के टाइम में दिसंबर में हमारी सेना घुसी, 3 दिसंबर के आसपास हमारी सेना घुसी इस ईस्ट पाकिस्तान में, और
चाइना कुछ नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस स्नोफॉल। और फिर हमारी सेना देखो, हमने तो यूएस को कन्विंस कर ही लिया था, चाइना को इस तरह से हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, और पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना के लिए तो काफ़ी सिंपल जॉब था। इट वाज सिंपल इन एंड आउट जॉब। 3 दिसंबर को घुसे और 16 दिसंबर को हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। ईस्ट पाकिस्तान को हमने एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश डिक्लेयर करा दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। इंडिया, आप देख सकते हैं कि कैसे जनरल नियाजी ऑफ पाकिस्तान इज सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी, जनरल जीएस अरोरा। ये पिक्चर काफ़ी हिस्टोरिक है। तो उसके बाद से हमने, इंडिया ने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया। मतलब इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री की तरह आइडेंटिफाई किया। और यही कारण है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को जब 50 साल पूरे हुए बांग्लादेश लिबरेशन के, तो उनको चीफ गेस्ट बना करके बुलाया गया है, क्योंकि ये तो इंडिया ही है जिसने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कंट्री बनवाया है। अब इस चक्कर में हुआ क्या, देखिए, पाकिस्तान वाज थ्रैश्ड बैडली। ये वैसे ही हालत हो गई कि आपके दोस्त कहें कि हाँ हाँ चलो हम तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हैं, और जब सच में लड़ाई शुरू हो तो आपके दोस्त भाग जाएं और आप बुरी तरह से पिट जाएं। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। उसको लग रहा था कि चाइना का सपोर्ट है, उसको लग रहा था यूएस का सपोर्ट है। जब सच में लड़ाई हुई तो कोई भी सामने नहीं आया और पाकिस्तान बुरी तरह से पिट गया और उसके 2 टुकड़े भी हो गए। लेकिन फिर दिक्कत क्या हुई कि पूरी दुनिया, चाहे यूएस हो, चाहे इनफैक्ट रसिया हो, पूरा का पूरा यूएसएसआर हो, वो हमारे खिलाफ हो गया। क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इंडियन आर्मी जाकर के ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करवा देगी, एक अलग कंट्री, सोवरेन कंट्री बनवा देगी बांग्लादेश। नो वन हैड एंटिसिपेटेड दिस, इवन यूएसएसआर डिड नॉट हैड, और इवन यूके ने एंटिसिपेट नहीं किया। तो सारे लोग एक बार के लिए इंडिया के इस काफ़ी बोल्ड स्टेप से एक बार के लिए एंटेगोनाइज हो गए कि भाई तुमने ये क्या कर दिया। और उस प्रोसेस में देखो हुआ क्या था कि हमने इस सोल्जर्स को, पाकिस्तानी सोल्जर्स को जब सरेंडर कराया था, तो उनके 93,000 सोल्जर्स को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया था। मतलब उनको हमने कैद कर लिया था और इंडिया लेकर के आए थे। अभी बहुत सारे डिबेट होते हैं कि हमें उन 93,000 सोल्जर्स के बदले में पाकिस्तान से कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से रिजॉल्व करवा लेना चाहिए, कि कश्मीर आज से हमारा है, मान लो, और अपने सोल्जर्स ले जाओ। ऐसा आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि उस टाइम की सरकार जो इंदिरा गांधी, उन्होंने गलती कर दी। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। हमने कश्मीर मुद्दों को इन 93,000 सोल्जर्स के बदले में पूरी तरह से कंप्लीट या ख़त्म नहीं किया। हुआ क्या कि अगले साल जुलाई में, जब दिसंबर में 1971 में पाकिस्तान को हमने सेपरेट करा दिया और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनवा दिया, जुलाई 1972 में उस टाइम के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बीच में मीटिंग हुई शिमला के अंदर, और एक एग्रीमेंट साइन हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। उस शिमला एग्रीमेंट में हमने एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया। 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। उसमें जो सबसे पहला प्रोविजन है वो है, ये है कि आगे से कोई भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मामला होगा, एनी आउटस्टैंडिंग इशू विल बी रिजॉल्व्ड बायलैटरली या थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। ऐसा इंडिया क्यों करना चाहता था? क्योंकि हम जानते थे कि कैसे कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पॉलिटिसाइज कर दिया गया था, और कैसे पूरे दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और जब भी वो देखते हैं कि कश्मीर मुद्दा रिजॉल्व होने वाला है तो कुछ ना कुछ उसमें इंटरवेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहला आर्गूमेंट तो हमने ये रखा कि एनी आउटस्टैंडिंग इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी रिजॉल्व थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। देखिए शिमला एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट ध्यान से समझिए। दूसरा, पाकिस्तान को हमने मनवाया कि बांग्लादेश इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सो इट वाज डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन बाय पाकिस्तान ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन हम ये जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े थे पाकिस्तान के, उनको हमने अनकंडीशनली रिलीज कर दिया। इसको लेकर के इंदिरा गांधी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंदिरा गांधी इसके बदले में कश्मीर मुद्दे को पूरी तरह से रिजॉल्व करा सकते थे कि भाई अपने सोल्जर्स चाहिए तो कश्मीर भूल जाओ, लेकिन ऐसा करना मुश्किल था प्रैक्टिकल सेंस में। देखिए क्रिटिसाइज करना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड सिनेरियो समझेंगे तो एक अलग बात है। पूरे दुनिया भर का दबाव था हमारे ऊपर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, नो वन हैड एंटिसिपेटेड कि हम अलग देश ही बना देंगे बांग्लादेश। तो उसके बाद से यूएसएसआर भी हमारे से थोड़ा सा चिढ़ गया था। यूके ऑल्सो वॉज एंटोगनाइज विथ अस कि भाई तुमने इतना बोल्ड स्टेप कैसे ले लिया, और यही कारण है कि हमने पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर अनकंडीशनली रिलीज कर दिए। उसके अलावा इन शिमला एग्रीमेंट वी डिसाइडेड दैट सीज फायर लाइन विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए ये जो लाइन था, सीज फायर लाइन था, इसको सीज फायर लाइन कहते थे। ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये हमारा जो हमारे पास अभी कश्मीर है वो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर हमारा।
जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, उसके बीच का जो लाइन है उसको हम लोग शिमला एग्रीमेंट से पहले कहते थे सीज फायर लाइन। तो देखिए सीज फायर लाइन का क्या मतलब है कि ये लाइन जो है वो टेम्पररी है और अभी वॉर चालू है, मतलब कभी भी फायरिंग हो सकती है। हमने इस एग्रीमेंट के बाद इसको कहा कि दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब वॉर खत्म हो चुकी है, देयर इज नो लॉन्गर सीज फायर, इट इज अ टेम्पररी लाइन बट देयर इज नो लॉन्गर वॉर, सो दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और सीज फायर लाइन का अंतर क्या है समझिए। अगर सीज किसी भी लाइन को सीज फायर लाइन बोल रहे हैं मतलब लड़ाई चालू है, अभी के लिए लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन ओवरऑल फॉर्मली वॉर हैज़ नॉट एंडेड। लेकिन जब आप किसी भी लाइन को आप बोल देते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, मतलब ये टेम्पोररी लाइन है, आगे हम और नेगोशिएशन करके डिस्कशन करके इस लाइन को रिजॉल्व करेंगे, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अब फ्यूचर में लड़ाई नहीं होगी। दैट इज़ द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन सीज फायर लाइन एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। और इस शिमला एग्रीमेंट के बाद हमने सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया। अभी करंट इश्यूज क्या है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो अगर कभी सवाल आ जाए इंडिया बांग्लादेश के ऊपर तो करंट मुद्दों को आपको जरूर हाईलाइट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एनआरसी एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि जब एनआरसी अपडेट किया जा रहा है तो बांग्लादेश के अंदर एक वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है बीएनपी, जो थोड़ा सा रेडिकल पार्टी है, रेडिकल इस्लामिज्म को प्रमोट करता है, वो इंडिया के ऊपर एक्यूजेशन लगा रहा है ऑफ बीइंग एंटी मुस्लिम, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को जिस तरह से अपडेट किया जा रहा है तो वहाँ की जो पार्टी है वो कह रही है कि एनआरसी में अपडेट करके ये लोग जो मुस्लिम लोग हैं उनको अपने देश से निकाल देंगे। ऐसा इंडिया के अगेंस्ट माहौल बनाने की कोशिश कर रही है वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है बीएनपी अंडर खालिदा जिया। ये तो आप जानते होंगे कि बांग्लादेश के अंदर दो ही मेन पॉलिटिकल पार्टी है, अवामी लीग ऑफ शेख हसीना जो काफ़ी डेमोक्रेटिक नेचर की है, दूसरी है खालिदा जिया की बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो काफ़ी रेडिकल इस्लामिस्ट नेचर की है। तो ये जो अपोजिशन पार्टी है बीएनपी वो इंडिया के खिलाफ माहौल बनाती रहती है। अभी भी जब नरेंद्र मोदी जी विजिट कर रहे हैं बांग्लादेश को तो बीएनपी ने काफ़ी जोरदार प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। इस फायरिंग में 4-5 लोग मारे भी गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई एनआरसी और सीएए करके भारत ने साफ साफ बता दिया कि इट इज़ एंटी मुस्लिम कंट्री और इस कारण से इंडिया के साथ संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। तो मतलब अपोजिशन पार्टी ने पूरी तरह से दबाव बना के रखा है बांग्लादेश की सरकार के ऊपर कि भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। लेकिन इंडिया ने कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, सब करंट इश्यूज हैं। वैक्सीन मैत्री हमने शुरू किया जहां पे फ्री कोविड वैक्सीन हमने बांग्लादेश को दिलाया है। हाल फिलहाल में हमने गांधी पीस प्राइज अनाउंस किया जिसमें 2020 का गांधी पीस प्राइज हमने शेख मुजीबुर रहमान को दिया है। हुआ तो फ्रीडम फाइटर फॉर बांग्लादेश, उन्होंने ही लीडरशिप में बांग्लादेश आज़ाद देश बना था 1971 में। उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली ये जो गांधी पीस प्राइज है इसको लेकर के गए हैं बांग्लादेश और शेख हसीना जी को पर्सनली वो हैंड ओवर कर रहे हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स लिए इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बना करके रखने के लिए। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर के जो कन्फ्यूजन्स बांग्लादेश में क्रिएट किए जा रहे हैं उसके कारण इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आए हैं। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस आर्टिकल में दिया है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के अंदर मटुआ कम्युनिटी के लोग से मिलेंगे बांग्लादेश के अंदर। अब ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि इट जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक, वेस्ट बंगाल के अंदर मटुआ कम्युनिटी का वोट मिल जाए इसलिए ये प्रधानमंत्री मोदी जाकर के इनसे मिल रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल न्यूज है, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको ये समझना है कि ये मटुआ कम्युनिटी है कौन। आपसे सीधा सीधा पीटी में पूछ लिया जाएगा हु आर मटुआस, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ भी कि मटुआ कम्युनिटी कहाँ रहते हैं, इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में रहते हैं या हमारे नेबर कंट्रीज़ में कहाँ पे रहते हैं, श्रीलंका में, म्यांमार में, कुछ भी आपसे पूछा सकता है। तो समझिए मटुआस के बारे में। मटुआ एक तरह के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है जो पहले ईस्ट बंगाल में रहते थे, जो बाद में बांग्लादेश बन गया, वहाँ पे ये मटुआज रहते थे। ये मटुआज ने अपने अंदर रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए एक मूवमेंट भी चलाया था इन मिड 1800। इस मूवमेंट के लीडर थे हरिचंद ठाकुर। अभी हुआ क्या है कि जब बांग्लादेश बन रहा था उस टाइम में बहुत सारे मटुआ जो ये शेड्यूल कास्ट लोग हैं मटुआज, वो वेस्ट बंगाल में इंटर कर गई लीगली। और ऐसा माना जाता है कि वेस्ट बंगाल के लगभग 9 करोड़ पॉपुलेशन में से 3 करोड़ तो मटुआ ही हैं। मतलब मटुआज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स। सबका ये वोटर आईडी बना नहीं है लेकिन लगभग 2 करोड़ मटुआज का वोटर आईडी भी बन गया है। यही कारण है कि मटुआज आर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स इन वेस्ट बंगाल। तो अब मटुआ कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश में भी रहते हैं, मटुआ कम्युनिटी के लोग वेस्ट बंगाल के अंदर भी रहते हैं इन इंडिया। ओरिजिनली वो बांग्लादेश में रहते थे लेकिन जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हुआ तो बहुत सारे मटुआज इंडिया के अंदर आ गए। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि इंडिया के अंदर मटुआ ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? आंसर विल बी वेस्ट बंगाल। आपसे दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के जो नेबरहुड कंट्रीज
जोन में मटुआ कम्युनिटी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन हो सकता है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। आंसर विल बी बांग्लादेश, क्योंकि मटुआ अभी न्यूज में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मटुआ कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। The next article is from Science and Technology segment. It is about NASA ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR). This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. So देखिए करंट न्यूज़ समझती है। NASA ISRO Synthetic Aperture Radar या निसार शॉर्ट में इसको कहें, ये है क्या? देखिए निसार से नाम से आपको पता चल रहा है कि नासा और इसरो, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी और इंडिया की स्पेस एजेंसी, इन्होंने मिल करके एक सैटेलाइट डेवलप किया जिसका नाम है निसार। शॉर्ट में कहें तो फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये निसार इतना इफेक्टिव है कि हमारे अर्थ सरफेस पे 0.4 इंच का भी कोई चीज़ अगर मूव कर रहा हो तो उसकी इमेज निकाल सकता है। मतलब बहुत प्रिसीजन में, हाई रिजोल्यूशन वाले ये इमेज निकाल सकता है ये निसार, जो नासा और इसरो ने मिल करके बनाया। अर्थ सरफेस पे छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज ये निकाल सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का इमेज ये निकाल सकता है इनफैक्ट अर्थ के ऊपर। सो देखिए ये जो निसार है इसका फुल फॉर्म ही है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार का मतलब ही होता है वैसा टेक्निक दैट कैन कैप्चर हाई रिजोल्यूशन इमेजेज एंड बिकॉज ऑफ द प्रिसीजन द रडार कैन पेनिट्रेट इवन द क्लाउड्स एंड द डार्कनेस। मतलब इतना प्रिसाइज ये सैटेलाइट है कि ये क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट कर सकता है, अंधेरे में भी ये इमेज निकाल सकता है। तो मुद्दा ये है कि ये खराब वेदर कंडीशंस में भी या इवन नाइट टाइम्स में भी ये निसार इमेजेस निकाल करके भेजे गए। निसार को बनाने का प्रोसेस 2014 में स्टार्ट हो गया था जब नासा और इसरो ने अग्रीमेंट साइन किया था। इस निसार के अंदर नासा विल प्रोवाइड रडार्स for the satellite as well as high rate communication subsystem and GPS receiver, जबकि इसरो will provide the spacecraft bus and launch vehicle। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। So which of the following is a nuclear weapon state according to NPT? So the correct answer will be China and France, 1 and 2. So the correct answer will be option A, 1 and 2 only. Second question was with respect to appointment of Chief Justice of India. The constitutional provision says that the senior most judge of the Supreme Court should be appointed as Chief Justice of India. This is wrong. It's convention, not constitutional provision. So the correct first statement is wrong. Seniority is decided on the basis of appointment of the Supreme Court, not by age. तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि सीनियरिटी इस बेसिस पर डिसाइड होती है कि आपका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कब हुआ था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 ओनली। So that's all from our side for today. Thanks for watching, and for our viewers, I wish and you very happy Holi. Thank you all for watching.